वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल एसकेएम स्टडी में फिर स्वागत है। आप सभी के सामने आज बहुत ही महत्वपूर्ण व शानदार वीडियो होने वाली है। जो सीरीज हम चला रहे हैं, आई होप आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और आप लोग अच्छे से इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की समस्त नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आए। आपकी सफलता के लिए इस एसकेएम स्टडी का परिवार आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, तो आपकी भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जो भी डाउट हो अपने कमेंट करके बताएंगे और जो भी चीज़ें न समझ में आ रही हों उसको कमेंट करके आपको बताना है। अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जुड़ जाइए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में आपको हम सेकंड चैप्टर का कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का सेकंड चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो के अलावा सेकंड चैप्टर से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको देख कर जानी है और अच्छी तरीके से समझ कर जाना है ताकि आपका जो एग्ज़ाम है अच्छे से क्रैक हो सके। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इन जो चैप्टर्स के प्रश्न हैं इन प्रश्नों को आपको लिख लेना है और अच्छी तरीके से पढ़ लेना है ताकि आपका एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आए, ये नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर एसकेएम स्टडी के, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आपको अच्छी तरीके से बेहतर पढ़ाई हो सके इसके लिए आपको एप्लीकेशन भी बनवाया जा रहा है, तो अभी उसका काम चल रहा है। जैसे ही बनेगा आप लोग को वहाँ भी तुरंत ही जुड़ना है ताकि आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें अवेलेबल हो सके आसानी तरीके से, और इसकी नोट्स भी आपको मिल जाएगी, घबराएंगे नहीं। बस अभी आपका 2-3 दिन में आपके सारी डाउट जो क्लियर हो जाएगा। चलिए इस चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? खोया हुआ बसंत। क्या होता है? खोया हुआ बसंत होता है। अब इसके पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसके बाद लॉन्ग टाइप आंसर की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो प्रोज का पोर्शन होता है इसमें आपको 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक शॉर्ट टाइप एक लॉन्ग टाइप। तो उन 2 प्रश्नों को, यानी कि जो भी आप एग्जाम में जिस टाइप से जो प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को इसमें डिस्कस करेंगे। और आज आपको यहाँ से ऐसे प्रश्न मिलने वाले हैं जो अभी तक आपको कहीं नहीं मिला होगा। एसकेएम स्टडी के अलावा आपको कहीं नहीं मिला होगा, क्योंकि यह बिल्कुल न्यू है। आपको अच्छी तरीके से सारी पढ़ाई करा दी जाएगी और आपको बस लिख लेने की ज़रूरत है, पढ़ लेने की ज़रूरत है। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं एक अच्छी तरीके से। जो भी स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको वीआईपी के श्रेणी में आप लोग रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे जाते हैं और अच्छी तरीके से आपको मालूम हो कि यह प्रश्न सर जी ने पढ़ाया था, तो आप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से इसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की बात करेंगे। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद शहर को क्या प्रसिद्ध बनाता है? फिरोजाबाद शहर को ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रसिद्ध बनाती है? ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं और आपको अच्छी तरीके से अच्छे वे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है, बैंगल मेकिंग मेक्स द सिटी ऑफ द फिरोजाबाद फेमस, ब्यूटीफुल बिलोंग्स कैन बी सैन ऑल ओवर, सीन ऑल ओवर। यानी कि जो बैंगल मेकिंग है, चूड़ी बनाने का जो कार्य है, मेक्स द सिटी ऑफ द फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद शहर को क्या बनाता है? प्रसिद्ध बनाता है। ब्यूटीफुल बिलोंग्स कैन बी सी ऑल ओवर। ठीक है, इसकी सुंदरता, यानी कि जो चूड़ी बनाने की सुंदरता है सारी जगह क्या है? विद्यमान है। एवरी सेकंड फैमिली, यानी प्रत्येक, यानी कि एवरी सेकेंड फैमिली, एक में से दो, जैसे 2 में से 1 परिवार, यहाँ का 2 में से 1 परिवार इंगेज्ड इन द बिजनेस, इस बिजनेस में क्या है? इन्वॉल्व है या इस बिजनेस में लगा हुआ है, चूड़ी बनाने के बिजनेस में लगा हुआ है। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो चूड़ी बनाने का कार्य होता है बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। यानी कि यहाँ पर जितने घर हैं, अगर 2 में से 1 घर की बात करेंगे तो चूड़ी बनाने का कार्य कर रहा होगा।
ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज गैस ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेसेस मीन्स क्या होता है, जो भट्टियाँ होती हैं हमारी, फर्नेसेस मीन्स क्या होता है, भट्टी होती है। तो ये इसमें क्या कह रहा है कि इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया, यहाँ सेंटर के मध्य में ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी ग्लास ब्लोइंग मतलब कि जहाँ पर ग्लास का कार्य किया जाता है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर, जहाँ फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ पर यहाँ के परिवार जो फर्नेसेस हैं, भट्टियों के इर्द गिर्द, ठीक है, इर्द गिर्द ही कार्य करते हैं या अपने जनरेशन को स्पेंड करते हैं या वहाँ पे रहकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आई होप आपको यह प्रश्न बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपको इन प्रश्नों को पढ़ लेना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और आपको एग्ज़ाम के लिए बेहतर से बेहतर तरीके हम देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि ये सर ने नहीं पढ़ाया था। तो सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर दी जाएगी, आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको पढ़ा दिया जाएगा। बस आपको जुड़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और आपको हमारे साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और आपको देखिए, जब वीडियो देख चुकेंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे सर आपने इसमें यहाँ पे ये छोड़ा है। अगर कोई भी चीज़ छूटी होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हम आशा करते हैं कि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ है जो छोड़ी नहीं गई है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। भूल तो सबसे होती है, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ आपको लगे कि सर आपने इसमें ये कमी कर दी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर कमी नहीं हुई है तो आप लोग ज़बरदस्त तरीके से लाइक करेंगे। इसमें आप लोगों को 1000 लाइक का टारगेट रखा गया, ठीक है, हम अभी बता दे रहे हैं 1000 लाइक, ठीक है, 1000 लाइक का टारगेट रखा गया है। आप लोग, आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इसको, 1000 लाइक को टारगेट को पूरा करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके आंसर की, कि हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड, ठीक है, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, यानी कि अपनी स्थिति के बारे में मुकेश का दृष्टिकोण उसके परिवार के दृष्टिकोण से कैसे अलग है, तो ये आपको बताना है। हम आपको बता देते हैं पहले इसमें मुकेश कौन है, तो मुकेश को जानते रहेंगे मुकेश कौन है। तो मुकेश देखिए, मुकेश क्या है कि फिरोजाबाद में एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से क्या करता है, संबंध रखता है। इस चैप्टर की बात करेंगे, इस चैप्टर का सारांश कर आप पढ़े होंगे, तो इसमें क्या होगा कि जो मुकेश है, मुकेश एक फिरोजाबाद शहर में चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है। वह क्या करना चाहता है कि इन सभी परंपराओं को तोड़ करके, यानी कि जो चूड़ी बनाने का कार्य है, इन सभी से अलग करके वह मोटर मैकेनिक का कार्य करना चाहता है, ठीक है। तो मुकेश इस टाइप का लड़का है। और इसमें एक साहब का नाम आता है। साहब देखिए कौन है, तो साहब क्या है कि वह सीमापुरी दिल्ली में क्या करते हैं, दिल्ली के सीमापुरी में कचरा इकट्ठे करने का कार्य करते हैं। और उसके साधारण, यानी कि क्या करते हैं कि उनके जो सपने हैं बहुत ही साधारण से हैं, ठीक है। और वह अपने के किए हुए भी, जो उनका विश्वास होता है, जो अपने उनका मतलब क्या था कि वह जो वादा करते थे उन पर उन्हें विश्वास होता था। और इसमें एक नाम और आता है, लेखिका का आता है, ठीक है। लेखिका क्या कहती हैं कि लेखिका यहाँ पे क्या कहती हैं कि जो यह एक क्या है, समाज सेविका है। जो लेखिका है हमारे यहाँ पे, द नरेटर, यहाँ पर एक क्या है हमारी जो समाज सेविका हैं और झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनकी सहानुभूति और ईमानदारी के लिए दयनीय स्थिति का चित्रण करती हैं, ठीक है। तो इसमें सारी इसी की कहानी पर, इर्द गिर्द जो कहानी है इसी पर आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। इसी टाइप के आंसर मिलेंगे। बस आपको हमने बता दिया मुकेश कौन है। मुकेश एक क्या है, चूड़ी बनाने वाले परिवार संबंध रखता है। इन परंपराओं को तोड़ करके वह क्या करना चाहता है, मोटर मैकेनिक कार्य करना चाहता है। और जो साहब है, साहब एक कचरा बीनने वाले व्यक्ति हैं, जो अपने वादों पर उन्हें विश्वास होता है और वह क्या करते हैं कि उनके कुछ साधारण से सपने रहते हैं, ठीक है। और जो लेखिका है यहाँ पे, लेखिका क्या है, एक समाज सेविका हैं और जो झुग्गी झोपड़ियों में जो व्यक्ति रहते हैं उनके सुधार के लिए यहाँ पर उनका चित्रण करती है। चलिए आगे बात करते हैं इसके उत्तर की, और आपको आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको उत्तर को पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं।
अब हम बात करेंगे इसके उत्तर की। तो उत्तर आप लोग को अच्छी तरीके से समझाएंगे और आपको बताएंगे कि आपको अच्छी तरीके से कैसे समझ में आ सकता है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। यहीं आप कामना करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, मुकेश एटीट्यूड टू ही सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम और यहाँ पर फ्रॉम ऑफ हिज फैमिली, ठीक है, from that of his family because he is a different mind to become a car mechanic। देखिए, हमने आपको क्या बताया कि जो मुकेश था, मुकेश अपने परिवार से कुछ अलग कार्य करना चाहता था, वह चूड़ी बनाने का कार्य नहीं करना चाहता था। वहीं कह रहा है कि मुकेश एटीट्यूड, जो मुकेश का एटीट्यूड था यानी गुण था, टू ही सिचुएशन, उस सिचुएशन के अनुसार, इज डिफरेंट, क्या था, वह अलग था, वह अलग था, फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, फ्रॉम दैट यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, दैट ऑफ हिज फैमिली, बिकॉज यानी कि जिस तरीके से फैमिली से उसकी सारी फैमिली से उसका जो विचार था अलग था, बिकॉज क्योंकि ही इज़ अ डिफरेंट माइंड ऑफ, ही इज़ अ डिफर माइंड टू बिकम अ कार मैकेनिक। मतलब कि जो उसका माइंड था वह क्या था, कार मैकेनिक का कार्य करने का मन कर रहा था, यानी कि उसका दिमाग कितना जा रहा था, एक मैकेनिक बनने की तरफ जा रहा था, ठीक है। आगे बात करेंगे, हिज फादर, उसके पिता, अ बेंगल मेकर, एक चूड़ी बनाने वाले थे, कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हिज फैमिली, यानी कि वह अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। हिज फैमिली एक्सपेक्ट टीच देम द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, यानी कि केवल चूड़ी बनाने के कार्य को सिखाने के अलावा उनके पिताजी और कुछ नहीं दे सकते थे अपने परिवार को, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे हम बात करते हैं आगे इसके प्रश्न के, इसके उत्तर के। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात करेंगे। हिज ग्रैंड मदर, उनकी जो दादी माँ है, एक्सेप्टेड हर हस्बैंड्स गोइंग ब्लाइंड फ्रॉम पॉलिशिंग बिलोंग्स ऑन his karm, his destiny. She believes that they could not break their God-given lineage. However, Mukesh does not want to pursue this trade, ठीक है। तो जिससे देखिए ऐसा यहाँ मुकेश क्या कर रहा है कि जो ये परंपरा थी, इस परंपरा में वह विश्वास नहीं करता था, कि जैसे कि आप परंपरा चली आ रही है कि हमारे जो परिवार हैं चूड़ी बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो हम भी चूड़ी बनाने का कार्य कर रहे थे। वह इस परंपरा में विश्वास नहीं किया, और वहाँ जैसे कि हिज ग्रैंड मदर, जो उसकी दादी माँ थी, एक्सेप्टेड हिज हस्बैंड, अपने हस्बैंड को, अपने पति को किस अवस्था में एक्सेप्ट की थी, गोइंग ब्लाइंड फ्रॉम, यानी कि अंधे की अवस्था में एक्सेप्ट की थी, पॉलिशिंग बेंगल्स, यानी कि जब वे क्या कर रहे थे, चूड़ियों को पॉलिश कर रहे थे, उस समय उनके जो हस्बैंड थे वो क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। एज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यानी कि जो उनकी जो डेस्टिनी थी वह समाप्त हो गई थी। सी बिलीव्स दैट, वह विश्वास करती थी कि दे कैन नॉट ब्रेक देयर गॉड गिवन लीनेज। हाउ एवर मुकेश डज नॉट वांट टू, यानी कि उनकी दादी कहती थी कि यह जो गॉड गिफ्टेड है इसको नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन जो मुकेश है, मुकेश इसके विपरीत गया और वह मैकेनिक का कार्य करने को ठान लिया। तो यही इस प्रश्न में था और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते आगे और आगे आपको प्रश्नों को बताने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि सारी चीज़ें इसमें आपको, अगर आप प्रश्नों को ही पढ़ लेंगे तो चैप्टर का सारांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको सारांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से ही आपको अच्छी तरीके से वॉच कर लेना है, पढ़ लेना है, और आपको बस यहाँ से क्या करना है कि नोट्स को बनाते चलना है। नोट्स को बना लीजिएगा, नहीं नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड करके लिख लेना है। लिख कर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा बेटर समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ नोट्स ले लेंगे, अगर उसका यूज नहीं करेंगे तो वो बेकार हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। देखिए आगे बात करेंगे। गार्बेज टू देम हिज गोल्ड, वाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रग पिकर्स, यानी कचरा उनके लिए सोना है, लेखिका ने कचरा इकट्ठा करने वालों के लिए ऐसा क्यों कहा।
जो कचरा इकट्ठा कर रहे थे, लेखिका ने उनके लिए क्या कहा कि जो कचरा इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं उनके लिए जो कचरा होता है वो सोना होता है। तो ऐसी बात लेखिका ने क्यों कही और किस अवस्था में कही, सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ पे देखिए आगे बात करेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस क्या करना है, जुड़े रहना है, ठीक है। अब देखिए आगे हम बताते हैं आपको। गार्बेज मीन्स गोल्ड, यानी कचरा मीन्स क्या होता है, सोना। टू द पुअर रैग पिकर्स बिकॉज, यानी कि जो हमारे गरीब क्या हैं, गरीब हमारे क्या हैं, रैग पिकर्स, यानी कि जो कचरा बनने वाले हैं, कचरा बीनने वाले हैं, ठीक है। कचरा बीनने वाले लोगों के लिए गार्बेज मीन्स क्या होता है, गोल्ड होता है, यानी कि सोना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे बात करते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि सम ऑफ इट कैन बी सोल्ड फॉर कैश, इसे क्या करते हैं, बिन करके बेचते हैं और कैश को प्राप्त करते हैं, कैश के लिए। 10 बिकमिंग मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द चिल्ड्रेन, जिससे कि वह अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऑफ सीमापुरी एंड फॉर देयर पेरेंट्स, सीमापुरी के सभी जो पेरेंट्स हैं इसी तरीके का कार्य करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। इट इज़ प्रोवाइडिंग देम, वे क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग करते हैं देयर डेली एंड रूफ ओवर देयर हैंड्स। अब देखिए यहाँ पर वे क्या करते हैं कि डेली, इट इज़ प्रोवाइडिंग देम, उनके लिए क्या करते हैं, देयर डेली यानी रोज रूफ ओवर देयर हेड्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इस प्रश्न में क्या कहा गया है। लेखिका ने, आपको समझ में आ गया होगा कि लेखिका ने क्यों कहा कि कचरा उनके लिए सोना है, किस लिए सोना है, क्योंकि जो रैग पिकर्स थे वहाँ के सीमापुरी क्षेत्र के, वे इसी तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, इसलिए कचरा क्या था, उनके लिए सोने के समान था। तो यहाँ तक अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं आगे, आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है, वीआईपी प्रश्न है। तो इसको सब प्रश्न आप वीआईपी कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न है सब आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो भी जुड़ रहे हैं चैनल को कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। इसकी PDF आपको SKM स्टडी की टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ पे आपको जाकर के डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए, व्हाट काइंड ऑफ गोल्ड डिड द पीपल ऑफ सीमापुरी लुक इन द गार्बेज, सीमापुरी के लोग किस प्रकार का सोना कचरे में ढूंढते थे। जो सीमापुरी के लोग थे किस प्रकार का सोना उन कचरे में ढूंढते थे। तो देखिए अब आगे बात करेंगे इसके प्रश्न की। सारा प्रश्न एक ही तरीके से घिरा हुआ है, बस आपको बस सारांश समझने की जरूरत है। आप आंसर अपने से ही लिख लेंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बस आप हमारे साथ बने रहें और अच्छी तरीके से समझते रहें। आई होप आपको आज बेहतर से बेहतर तरीके देने का प्रयास करेंगे। द पीपुल ऑफ सीमापुरी, जो सीमापुरी के लोग थे, लोग हैं, या लुक फॉर इट आइटम्स इन द गार्बेज, यानी कि लुक फॉर द आइटम्स इन द गार्बेज के लिए क्या देखते थे, विच जिससे कैन बी ट्रीटेड फॉर मनी, उनके लिए क्या हो जाए, मनी आ जाए। मॉर्निंग गोल्ड, जिसे आप क्या कहते हैं, सुबह सुबह मनी आती है, तो जिससे वो लोग क्या कहते थे, सुबह का सोना यानी मॉर्निंग गोल्ड। एज इट हेल्प्स देम अर्न देयर डेली ब्रेड एंड हैव अ रूफ ओवर देयर हेड्स, यानी कि जिससे कि वे क्या करते थे कि सुबह का जो नाश्ता था यानी कि ब्रेड या अन्य चीज़ें जो थी उसको पाने के लिए वे क्या करते थे, इस तरीके का कार्य करते थे और अपने परिवार को चलाने के लिए ऐसा कार्य करते थे, ठीक है, सुबह सुबह। यानी कि फॉर अ चाइल्ड गार्बेज मे मीन समथिंग रैप्ड इन वंडर, वेयर्स फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी कि फॉर अ चाइल्ड, उनके बच्चों के लिए, गार्बेज में मीन समथिंग, उनके लिए सब कुछ हो सकता है, रैप्ड इन वंडर वेयर्स, यानी कि जैसा कि एक आश्चर्यचकित, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल्स, उनके बड़ों के लिए ये सर्वाइव करने का कार्य कर सकता है, सर्वाइवल करने का कार्य कर सकता है। तो इस तरीके से जो लोग थे सीमापुरी के, जो लोग थे कचरे में इस तरीके का
सोना ढूंढते थे कि जिससे उनका सर्वाइव हो सके, ब्रेड खा सकें या अन्य चीज़ों को अपने लिए इकट्ठा कर सके। तो इस टाइप के जो लोग थे वे कचरे में क्या ये सब चीज़ों को ढूंढने का कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए आगे हम आपको बताते हैं कि अब आपका जो प्रश्न है, अगला क्या प्रश्न है, डिस्क्राइब मुकेश एज एम्बिशियस पर्सन, यानी डिस्क्राइब करना है कि मुकेश एज एन एम्बिशियस पर्सन, मुकेश की एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में व्याख्या कीजिए। जो मुकेश है, मुकेश एज एन एम्बिशियस पर्सन, मुकेश की एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, मुकेश इज़ एन एम्बिशियस पर्सन बिकॉज, क्योंकि मुकेश एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। क्यों महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, आपको बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वह मोटर मैकेनिक का कार्य करना चाहता था, और बाय ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम अ वेसियस वेव ऑफ जनरेशंस, वह अपने जो जनरेशन की परंपरा थी उसको तोड़ना चाहता था, ऑफ फैमिलीज, अपने परिवार की, बीइंग इन्वॉल्व इन बेंगल मेकिंग, जो चूड़ी बनाने के कार्य में इन्वॉल्व थे या उसमें लगे हुए थे, तो उस परंपरा को भी तोड़ना चाहते थे। मुकेश जो थे, मुकेश जो लड़का था वो इस परंपरा को तोड़ना चाहता था। और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, जैसे आप ही हैं, अगर आपके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं, अगर आप पढ़ने के महत्व को समझ गए तो आप आगे जाएंगे, पीछे नहीं आएंगे। इस तरीके से अपनी परंपराओं को आप भी तोड़कर आगे जाते हैं कि हमें कुछ लाइफ में आगे करना है, तो अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और इसी तरीके से लाइफ में कुछ न कुछ चीज़ों को अचीव करना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप लोग लास्ट तक जुड़े, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी हैं बताने के लिए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। वीडियो थोड़ा लंबी बने क्योंकि इसमें आपको अच्छी तरीके से बताने का भी प्रयास करेंगे, इससे आप लोग घबराना नहीं है, पूरी वीडियो को वॉच करनी है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। अगर आप सारा चैप्टर इसका पढ़ लेंगे शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइम, तो पाठ का सारांश जो उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आप हमारे साथ बने रहें और अच्छी तरीके से समझते रहें, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही आसान लगेगा और अच्छी तरीके से आप लिख भी लेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे, ही हैज़ द करेज टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, यानी जो उसका साहस था, उसका जो सपना था, क्या था, बिकमिंग मोटर मैकेनिक बनने का था। 10 ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम डेस्टिनी, वह अपने डेस्टिनी से फ्री होना चाहता था, यानी जो जहाँ वह स्थान था, जहाँ पे चूड़ी बेचने वाला जो स्थान था, चूड़ी बनाने वाला जो स्थान था, वहाँ से वह क्या होना चाहता था, फ्री होना चाहता था। तो ये मुकेश एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में इसकी व्याख्या इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम क्या कहना चाहते हैं, आपको अच्छी तरीके से बेहतर चीज़ें देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको हम इतनी बेहतर से बेहतर चीज़ें देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप यहाँ से अगर आज पढ़ेंगे तो आपको कुछ छोड़ कर जाने वाला नहीं है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, एक तरीके से हम मान कर चले तो स्टूडेंट्स, आपका जो वीआईपी प्रश्न है ये भी एक प्रकार का वीआईपी प्रश्न है जो यहाँ से स्टार्ट होता है। और अच्छी तरीके से आपको हम बता दें कि अभी जो पिछले प्रश्न हम पढ़े उसमें साहब का जिक्र नहीं आया, अब साहब का भी जिक्र आएगा। साहब भी आपको अच्छी तरीके से उनके बारे में पढ़ने का मजा आएगा। और साहब कौन थे हम आपको बता चुके हैं कि साहब एक कचरा बीनने वाले व्यक्ति थे। वे उनके कुछ साधारण से सपने थे और वे अपने सपने जो वादा करते थे उनमें उनको विश्वास होता था। ठीक है, तो इस तरीके के वे लोग थे, वे व्यक्ति थे और अच्छी तरीके से आपको समझा दिए हैं हम। अब चलिए आगे इसमें प्रश्न की बात करते हैं। वाई डिड साहब पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया, यानी कि साहब के माता पिता ने ढाका क्यों छोड़ा और भारत में आकर क्यों बस गए। जो साहब के माता पिता थे वो ढाका में रहते थे, यानी ढाका कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। तो ढाका में रहते थे, ढाका को छोड़ करके वे दिल्ली आए और दिल्ली में आकर क्यों बस गए, इसके बारे में भी बात करेंगे, आपको बताते हैं। इसी के साथ साथ चैनल को बस शेयर कर दिए सभी लोग चैनल को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, अब देखिए, वंश साहब पेरेंट्स लिव इन बांग्लादेश, एक बार साहब के परिवार बांग्लादेश में रह रहे थे। एमिडिस्ट, ठीक है,
एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, यानी कि ग्रास के हरे ग्रास के मैदान में। देयर वेयर मनी स्ट्रॉम्स दैट, वहाँ पर क्या था कि देयर वर मनी स्ट्रॉम्स दैट, वहाँ पर मनी की बहुत प्रॉब्लम थी। दैट इसलिए स्वेप्ट एनी देयर फील्ड्स द होम एंड होम्स, वे क्या कर रहे थे कि अपने लिए घर तलाश कर रहे थे। दैट्स की वाई दे माइग्रेटेड टू दिल्ली एंड सेटल्ड डाउन इन सीमापुरी लुकिंग फॉर एन ऑक्यूपेशन, यानी कि अब आगे हम आपको बताते हैं, अभी थोड़ा दिख नहीं रहा था तो अब देखिए आपको दिख रहा होगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं कि दैट्स वाई, यानी कि क्यों दे माइग्रेटेड टू दिल्ली, हम दिल्ली न शिफ्ट हो जाएं एंड सेटल डाउन, वहाँ पर सेटल्ड हो जाएं इन सीमापुरी, सीमापुरी में, दिल्ली के सीमापुरी में क्यों न हम सेटल हो जाएं या बस जाएं। लुकिंग फॉर एन ऑक्यूपेशन, अपने ऑक्यूपेशन को देखें या अपने जो धंधा है काम काज का जो करने का तरीका है उसको भी हम पहचानें। तो इस तरीके से वे उनके दिमाग में आया और वहाँ पे आकर बस गए, क्योंकि वहाँ पर मनी की बहुत ही प्रॉब्लम थी। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आपको अगला प्रश्न क्या है कि वाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इनटू द कोऑपरेटिव, यानी कि आगे हम बात करते हैं चूड़ी बनाने वाले जो थे अपने आप को सहकारी समिति में संगठित क्यों नहीं कर सकते, यानी कि जो चूड़ी बनाने वाले लोग थे अपने आप को सहकारी समिति में, ठीक है, किसमें, सहकारी समिति में संगठित क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे इसको, ठीक है, यानी कि मतलब क्या है कि सहकारी समिति में संगठित क्यों नहीं कर सकते, इकट्ठा क्यों नहीं कर सकते। देखिए आगे बात करते हैं, आपको इसके उत्तर की आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बात करेंगे, आप देखिए द बेंगल मेकर जो चूड़ी बनाने लोग थे कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू द कोऑपरेटिव बिकॉज, यानी संगठित नहीं हो सकते थे क्योंकि दे वर ट्रैप्ड इन द विशियस सर्किल, वे इस सर्किल में क्या थे, फंसे हुए थे। आप साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन और ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस हु एक्सप्लॉटेड देम, यानी कि वे किसके द्वारा फंसे हुए थे, साहूकार में, मिडिलमैन के और पुलिसमैन के, जो उनका खेला था यहाँ पे सारी इन पर हावी था, जो चूड़ी बनाने वाले लोगों पर इन पर हावी था, इसलिए वे अपने ट्रैप में क्या थे, फंसे हुए थे, इसलिए वह असंगठित थे, संगठित नहीं हो पा रहे थे। तो इस तरीके से आपको हम बताने का प्रयास किए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर जरूर बताएंगे और अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे और अच्छी तरीके से आपको हम बताने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे देखिए वो प्रश्न क्या कर रहा है कि इफ, यदि दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, यानी कि वे क्या करते हैं, संगठन बनाने का प्रयास करते हैं, तो दे वुड बी बीटन बाय द पुलिस एंड पुट इन जेल, वे पुलिस द्वारा पीटे जाते थे और उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। अगर वे संगठन बनाने का प्रयास करते थे तो वे क्या किए जाते थे, वे पीटे जाते थे और पुलिस द्वारा अरेस्ट करा लिए जाते थे। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये भी वीआईपी प्रश्न है, आपको वीआईपी की श्रेणी में इसको भी रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे व्हाट डज द टाइटल कास्ट स्प्रिंग, ठीक है, यानी कि अभी आपको बताते हैं कैनवे, ठीक है, यानी कि पाठ का शीर्षक लास्ट स्प्रिंग से क्या प्रकट होता है, इस पाठ से हमें क्या प्रकट होता है इसको आपको बताना है। यानी कि बसंत जो आपको बताया ना, यानी कि सर्दी जो हमारी, इसका मतलब लास्ट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, तो लास्ट स्प्रिंग का हमने आपको मतलब बताया क्या होता है, खोया हुआ बसंत, क्या होता है, खोया हुआ बसंत इसका मतलब होता है। तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे आपको बताते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। यानी कि पाठ का शीर्षक लास्ट स्प्रिंग में क्या प्रकट होता है। देखिए अब इसके बारे में हम बात करेंगे, अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। स्प्रिंग इज एसोसिएटेड विथ चाइल्डहुड, ठीक है, ये क्या था कि जो सर्द का बसंत था वे बचपन से ही क्या था, एसोसिएटेड था। जस्ट एज एस्पायरिंग in the spring in the season when flowers bloom, smiling childhood in a period when as an individual blooms and grows, यानी कि जब बसंत का मौसम होता है तो जो स्प्रिंग इन द सीजन, जो सर्द का मौसम होता है, सर्द के बाद आपका क्या आता है, बसंत आता है। तो वेन फ्लावर्स, जब
फूल जो होते हैं ब्लूम स्माइल सिमिलरली क्या होते हैं, चमकते हैं या खिलते हैं। चाइल्डहुड इज़ द पीरियड, यानी कि जो उनका बचपन होता है, जो फूलों का खिलने का जो बचपन होता है, पीरियड व्हेन अ इंडिविजुअल ब्लूम्स एंड ग्रोज, क्या करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अनीस जंग जो लेखिका हैं, लेखिका क्या कहती हैं कि हियर पेरेंट्स द हेरिफिक ट्रूथ अबाउट, यानी कि पेरेंट क्या करते हैं यहाँ पर ट्रूथ जानते हैं, सत्य जानते हैं, अबाउट द लाइफ ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की ज़िंदगी के बारे में क्या जानते हैं, यहाँ पर उसका सच जानते हैं। इन इंडिया, इंडिया के बच्चों के बारे में यहाँ पर क्या जानते थे, सच जानते हैं। हु, जो विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड लेबर, जो बचपन में ही क्या करते थे, लेबर का कार्य करते थे। ठीक है, लेबर का कार्य ही करते थे। तो लेखिका देखिए यहाँ पे समझाने का किस तरीके से प्रयास करती हैं, फूलों के द्वारा यहाँ के पेरेंट्स को समझाने का प्रयास कराती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कि आर नॉट अलाउड टू ग्रो एंड ब्लूम फ्रीली। ठीक है, यानी कि वहाँ पर क्या करते हैं कि उन्हें अब आज्ञा नहीं देंगे कि आप लोग अपने से जिएं और फ्रीली तरीके से खिएं फूलें। ठीक है, आगे बात करें, देयर चाइल्डहुड ऑन स्प्रिंग टाइम इज लास्ट, यानी कि इनका जो बचपन था इस तरीके से समाप्त हो जाता था लेबर का कार्य करने में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस प्रश्न के माध्यम से, यानी कि पाठ का शीर्षक लास्ट स्प्रिंग में क्या प्रकट होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैनल को बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न के, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है अगला प्रश्न, विच इंडस्ट्री वाज अ बून एंड आल्सो बेन फॉर द पीपुल ऑफ फिरोजाबाद और हाउ, कौन से व्यवसाय फिरोजाबाद के लोगों के लिए वरदान और अभिशाप भी हैं, कैसे, यानी कौन से व्यवसाय थे जो फिरोजाबाद के लोगों के लिए वरदान हैं और अभिशाप भी हैं, कैसे, इसको कैसे आप जानेंगे। तो इसके लिए आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें और अच्छी तरीके से समझते रहें। आई होप आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको वीडियो थोड़ा लंबी होगी क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। इसके बाद आपको कोई वीडियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर इकट्ठा चीज़ें दी जा रही हैं। आपको थोड़ा टाइम तो देना ही होगा। अगर आप टाइम देंगे तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बेहतर से बेहतर चीज़ें मिलेंगी। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर जो भी चीज़ें ना समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, आपको हम बेहतर से बेहतर तरीके बताने का और भी प्रयास करेंगे। देखिए जो प्रश्न क्या था हमारा, आपको अच्छी तरीके से हम बताते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रश्न में क्या था कि जो ऐसे कौन से व्यवसाय हैं जो फिरोजाबाद शहर के लिए अभिशाप है और वरदान भी है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, द बैंगल मेकिंग्स इंडस्ट्री, ये चूड़ी बनाने के कारखाने थे, इंडस्ट्री थी, जो औद्योगिक क्षेत्र था, वाज अ बून, उनके लिए क्या था, वरदान था, एंड आल्सो बेन फॉर द पीपुल ऑफ फिरोजाबाद, यानी कि जो इंडस्ट्री थी उनके लिए क्या था, यहाँ वरदान था, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उनके लिए क्या था, यहाँ अभिशाप था। आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जो बैंगल मेकिंग का कार्य था इंडस्ट्रियों के लिए वरदान था, उससे खूब अच्छी खासे पैसे कमाते थे, लेकिन जो लोग कार्य कर रहे थे वहाँ पे उनके लिए यहाँ क्या था, अभिशाप था। इट वॉज अ बून बिकॉज इट वॉज बून, क्यों वरदान था, क्योंकि इट इज़ गिव अ लाइवलीहुड सो दैट दे कुड सर्वाइव, वे बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाते थे। हाउएवर, फिर भी कैसे, इट इज़ अ बेन बिकॉज, कैसे अभिशाप था इसको आपको बताते हैं। दे वेयर फोर्स्ड टू वर्क इन देयर इंडस्ट्री फॉर जनरेशंस, उनके जो जनरेशन थी उनको फोर्स किया जाता था इस इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए। ठीक है, इससे बाहर आप कहीं कार्य नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें फोर्स किया जाता था। उनकी जो जनरेशन थी उनको भी इनमें इन्वॉल्व किया जाता था, इसलिए जो वहाँ के लोग कार्य कर रहे थे उनके लिए यहाँ अभिशाप था। जैसा कि देयर चिल्ड्रेन, उनके बच्चे हैड टू वर्क इन बेंगल मेकिंग कार्य करते थे, टू मेक इंड्स मीट, और आज लास्ट में उन्हें मीट एज अर्निंग वेयर माइग्रेट, बहुत ही कम अर्निंग उनको मिलती थी। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं
एडिशनली देयर, यानी कि क्या तरीके से एडिशनली देयर, वहाँ पर आइज एंड जनरल हेल्थ वेयर ruined ड्यू टू द कंटिन्यूसली वर्किंग। यहाँ पर क्या होता था, अगर आप कंटिन्यूटी यहाँ पर कार्य करेंगे तो आपकी जो आँखों की जो रोशनी है वह चली जाती है धीरे धीरे, ठीक है। वर्किंग क्लोज टू द फर्नेसेस, यानी कि जो भट्टियों के क्लोज अगर आप कार्य करेंगे तो वहाँ पर जो आपकी आँख की रोशनी है वह चली जाती है। यूज्ड फॉर मेकिंग बैंगल्स बनाते वक्त, ठीक है। तो ये प्रश्न में बताया गया है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी वीआईपी प्रश्न है, तो आपको इससे पहले ये प्रश्न कभी नहीं पढ़ाया गया था, आपको अच्छी तरीके से ये प्रश्न आपको हम बताते हैं, ठीक है। इन स्पाइट्स ऑफ डिसपेयर एंड डिसीज प्रिवेडिंग द lives of the slum children, they are not devoid of hope. How far do you agree? ठीक है, यानी कि गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के जीवन को निराशा और रोग फैले होने के बावजूद वे आशा रहित नहीं हैं, आप इससे कितना सहमत हैं। तो आपको देखिए, जो हमारे गंदी बस्ती में बच्चे रहते थे उनमें रोग फैले होने के बावजूद, उनके बहुत सारे रोग फैले हुए थे, वे फिर भी आशा रहित नहीं है। इसमें आप कैसे सहमत कर सकते हैं लोगों की कि वे बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप कैसे सहमत कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बात क्या करेंगे, अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इन स्पाइट ऑफ ग्रोइंग अप एडमिस्ट डिसअपियर, यानी कि इसमें कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, ग्रोइंग अप एडमिस्ट, यानी कि क्या हुए थे कि वे डिसअपियर एंड डिसीज, यानी कि वे इन स्पाइट के बावजूद, यानी कि वे बीमारियों से घिरे होने के बावजूद, चिल्ड्रेन जो बच्चे बीमारियों से घिरे होने के बावजूद हो जो लिव इन स्लम्स एंड द डिज़ायर टू अचीव समथिंग, वे क्या करते थे कि झोपड़पट्टी में रहने के बावजूद कुछ पाने की इच्छा रखते थे, अचीव करने की इच्छा रखते थे, बिग इन लाइफ में कुछ बड़ा पाने की इच्छा रखते थे। दिस शोज दैट, यह दिखाता है कि दे आर नॉट डिवेड ऑफ होप, वे आशा रहित नहीं हैं, वे निराश नहीं हैं। साहब और रैकपिकर, साहब क्या थे, ये कचरा बीनने वाले लोग थे। इज ईगर टू, आगे हम बात करेंगे इसके प्रश्न की, ठीक है। इज ईगर गो टू स्कूल एंड लर्न, वे क्या करते थे कि स्कूल जाते थे और पढ़ते थे। मुकेश जो लड़का था, हु वर्क्स इन डार्क डिग्नी कैलसेल्स मेकिंग बैंगल्स, वे क्या करता था कि अपने आप को बहुत ही निराशा समझता था चूड़ी बनाने के बिजनेस में। ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, उसका जो सपना था मोटर मैकेनिक बनने का था। अगेंस्ट हिज फैमिली ट्रेडिशन, अपने फैमिली के जो ट्रेडिशन था उसके विपरीत, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ें आपको इस तरीके से समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आपको बताने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। व्हाट डज साहब लुक फॉर इन द गार्बेज डैम, साहब कचरे में ढेरों में क्या ढूंढ रहा है, साहब कचरे के ढेरों में क्या ढूंढ रहे थे, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। यह भी प्रश्न आपको वीआईपी कैटेगरी में आता है। इन द गार्बेज डम्प्स, जो कचरे के इकट्ठा था उनमें साहब लुक्स फॉर यूजफुल आइटम्स, क्या करते थे कि यूजफुल आइटम्स को ढूंढते थे, विच जिससे कैन बी सोल्ड फॉर कैश, जिसे बेचकर वह कैश प्राप्त कर सकें। एज दीज आइटम्स कैन बी ट्रीटेड फॉर मैनी, दे आर जस्ट लाइक गोल्ड, वे जो चीज़ें मिलती थी उनके लिए वह सोने के समान होती थी। फॉर हिम, उनके लिए। साहेब एंड हिज फैमिली, जो साहब और उनका जो परिवार था, लिव इन सीमापुरी में रहता था। अ स्लम ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यानी कि जो झोपड़पट्टी थी दिल्ली की, ठीक है, दिल्ली की जो झोपड़पट्टी थी उसमें वे लोग रहते थे। हिज फैमिली हैड माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, उनकी जो फैमिली थी वह बांग्लादेश से क्या हुई थी, शिफ्ट हुई थी। कहाँ, इंडिया, दिल्ली के सीमापुरी में। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। हम आपको इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन, क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके प्रसन्न है, स्पष्ट करें। जो साहब थे क्या चाय की दुकान पर कार्य करके प्रसन्न थे, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। साहब टुक अप द जॉब ऑफ परफॉर्मिंग
ऑड जॉब्स। तो साहब क्या करते थे कि इस जॉब में ऑड परफॉर्मिंग जॉब्स और टी स्टॉल क्या करते थे, बहुत ही अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, बट वाज अनहैप्पी। वे क्या थे, लेकिन वाज अनहैप्पी, प्रसन्न नहीं, यानी प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि ही वाज टाइड डाउन, वे क्या करते थे, थक जाते थे, बाय द वर्क इन हैड डू दिस, यह कार्य करने के 10 लॉसिंग हिज इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता को खो चुके थे, विच ही हैड अर्लियर एज अ रैक पिकर, जैसे कि वह रैक पिकर कचरा बनाने वाले व्यक्ति थे, स्वतंत्र थे, जहीं भी जाते थे, कहीं भी रहते थे। तो इस तरीके से उनकी स्वतंत्रता क्या थी, छिन गई थी चाय की दुकान पर कार्य करने पर। ठीक है, तो वे इस तरीके से प्रसन्न, चाय की दुकान पर काम करके प्रसन्न है, स्पष्ट करें। तो देखिए वहाँ पे प्रसन्न नहीं थे, अनहैप्पी थे, तो इसको हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं, आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साहब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर कमेंट, यानी कि जो साहब थे, साहब जो थे वे अपने खुद के मालिक नहीं थे। इसको आपको कमेंट में बताना है कि क्या साहब अब अपना स्वामी स्वयं नहीं रहा, टिप्पणी कीजिए। इसका आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है और आपको समझाना है कि क्यों वह स्वयं के मालिक नहीं रहे। ठीक है, ग्राइंडिंग poverty and his necessity for a life subsistence have involved साहेब in rag picking। ठीक है, यानी कि ग्राइंडिंग पुअर्टी यानी गरीबी की मार को झेलते हुए, एंड द नेसेसिटी फॉर अ लाइफ, जिंदगी में जो उनके लिए आवश्यक है, सबस्टेंस जो वस्तुएं उनके लिए आवश्यक है, हैव इन्वॉल्व साहेब इन रैग पिकिंग, यानी कि रैग पिकिंग में साहब के जो कचरा बनाने का धंधा था, इसमें उनमें क्या था, इन्वॉल्व था। रमिंग थ्रू गार्बेज डज नॉट प्रोवाइड हिम विद अ रेगुलर इनकम, बट यानी कि जो गार्बेज यानी जो कचरा का जो यानी कि रमिंग थ्रू गार्बेज यानी कि कूड़े कचड़े के द्वारा डज नॉट प्रोवाइड हिम विद अ रेगुलर इनकम, उन्हें रेगुलर इनकम प्रोवाइड नहीं होती थी, बट लेकिन गिव्स हिम फ्रीडम, उनकी क्या थी, स्वतंत्रता थी, उसमें वे कहीं भी आ जा सकते थे, उनकी क्या थी, स्वतंत्रता थी उसमें। ही हैज़ ऑल द लिबर्टी in the world to roam with the fields in the streets without any worries to bother him। ठीक है, बोधर मैंने कि वे क्या करते थे कि बिना किसी डर के, बिना किसी हिजिटेशन के वे पूरे वर्ल्ड में, संसार में क्या कर सकते थे, सरवाइव कर सकते थे। ठीक है, कचरा बिनते बिनते। ठीक है, लेकिन जो चाय बनाने की उनकी दुकान थी उस पर वो क्या करते थे, स्वतंत्र महसूस नहीं करते थे। ठीक है, आल्सो फिर भी ही कैन हंट फॉर गोल्ड इन द गार्बेज टर्म्स, वे कचरे बनाने में कचरे को क्या मानते थे, सोना मानते थे। इट प्रोवाइड्स हिम अ होप, उन्हें क्या करता था, यह आशा प्रदान करना था। एंड ट्रिल एवरी डे अ रोम फ्रॉम अ रूपी और अ 10 रुपी नोट। ठीक है, 10 रुपये की नोट पाने के लिए उन्हें क्या करता था, वो आशा बनाता था, यानी कि उसमें इन्वॉल्व जाने की प्रेरणा देता था। सो इसलिए ही लुक्स फॉरवर्ड टू रैग पिकिंग, वे कचरा बिनने में की ओर अग्रसर होते रहे, कचरा बनने की ओर क्या हो रहे थे, अग्रसर हो रहे थे। द जॉब ही टेक्स अप एट अ टी स्टॉल इज़ वन ही इज़ द अटेम्प्ट टू बिकम। ठीक है, यानी कि द जॉब ही टेक्स, वहाँ जॉब लेते थे, ही टेक्स अप एट अ टी स्टॉल पर, इज़ वन ऑफ हिज अटेम्प्ट्स, यानी कुछ अटेम्प्ट्स में, टू बिकम हिज ओन मास्टर, वे अपने खुद के मालिक थे। इन इरोनिकली दिस फर्दर इंसॉल्व्स हिम, इसे क्या करता था, इंसॉल्व करता था। ही इज़ नाउ नॉट फ्री टू रूम एमलेसली इन द स्ट्रीट्स, क्या थे कि ही इज़ नाउ, अब क्या है कि नॉट फ्री टू रूम के फ्री नहीं थे, एमलेसली क्या थे कि अपने लक्ष्य के क्या थे, इन द स्ट्रीट्स क्या अपने लक्ष्य में आगे बढ़ रहे थे, गलियों में। हिज न्यू ऑक्यूपेशन बाइंड्स टू सर्व सम बॉडी इल्स, यानी कि जो उनका नया ऑक्यूपेशन था, जो उनका नया धंधा था, वह उन्हें बांधे रखता था। ठीक है, क्या करना था, बांधे रखता था। तो ये इसलिए वे क्या करते थे कि अब स्वयं के मालिक नहीं रहे, ऐसे वहाँ महसूस करते थे। यानी कि जब वे कचरा बिनते थे तो कचरा बिनते वक्त वे स्वतंत्र थे, कहीं भी जा सकते थे, कहीं से भी आ सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जब वे चाय की दुकान पर कार्य करने लगे तो अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे थे। यही इस प्रश्न में बताया गया और आपको समझाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं।
आगे क्या है देखिए, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहब, वाई मुकेश का उसकी स्थिति के प्रति दृष्टिकोण साहब से कैसे भिन्न है और क्यों। ठीक है, जो मुकेश का उसकी स्थिति के प्रति दृष्टिकोण था साहब से कैसे भिन्न है, कैसे उसका मुकेश का जो मुकेश की जो सोच है उससे साहब से कैसे अलग है, इसको आपको हम बताने पर। ठीक है, मुकेश बिलोंग्स टू अ बैंगल मेकिंग फैमिली, मुकेश एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है। बट ही इज़ नॉट कंटेंट विथ हीज प्रोफेशन, वे इस प्रोफेशन में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहता था, नहीं करना चाहता है। और ही डेयर्स टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक एंड ड्राइविंग कार्स, उसका सपना था कि वह क्या बने, एक मोटर मैकेनिक बने और ड्राइविंग कार को ड्राइव करे। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड वांट्स टू अचीव, इस विल पावर को वह क्या करता, अचीव करना चाहता था। वाट की ही ड्रीम्स अबाउट अनलाइक देयर पीपुल, कुछ लोग उसके सपने को अनलाइक करते थे। एंड हीज फैमिली, उसके परिवार में। इन कंट्रास्ट टू ही साहब इज़ अ रैग पिकर, साहब क्या कर, उसकी अपेक्षा क्या थे, साहब एक रैग पिकर थे। हु इज़ कंटेंट विद अ लाइफ, अपने लाइफ में, यानी कि बट बिकम्स अनहैप्पी व्हेन ही गेट्स अ जॉब एट अ टी स्टॉल, लेकिन वे क्या करते थे कि चाय के स्टॉल पर कार्य करने पर अपने आप को प्रसन्न महसूस नहीं कर रहे थे। इवन थू, यानी कि यद्यपि नाउ ही इज़ प्रोबेबली अर्निंग मोर एंड अ रेगुलर बेसिस, वे क्या करते थे कि लेकिन अब वे अपने रेगुलर बेसिस से ज़्यादा पैसा कमा रहे थे उस पर। अब देखिए क्या है कि साहब इज़ अनहैप्पी, साहब बिकॉज साहब जो थे वे खुश नहीं थे, क्योंकि ही हैज़ लॉस्ट हिज इंडिपेंडेंस, वे अपनी स्वतंत्रता खो चुके थे। विच ही हैड एज अ रैग पिकर, जैसा कि वे एक कचरे बीनने वाले व्यक्ति थे, उससे अपेक्षा जो चाय बनने वाला जो हमारा धंधा था उससे क्या थे, वह खुश नहीं थे। हाउएवर, फिर भी साहब एक्सेप्ट हिज न्यू सिचुएशन, अपनी नई सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। वेयर्स मुकेश वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम ट्रेडिशन, मुकेश ने अपने जो ट्रेडिशन था उसको ब्रेक किया, जो उसकी परंपरा थी उसको ब्रेक किया। दिस इज़ बिकॉज, ये ऐसा है क्योंकि मुकेश इज मोर करेजियस, मुकेश क्या है, बहुत ज़्यादा साहसी है। एंड डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चित है। देन साहब विल एवर बी, यानी कि साहब की अपेक्षा जो मुकेश है बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताएंगे, और आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। आप SKM मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।